अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, हमारा जो सेकंड टेस्ट हमने लिया था वो है हमारा सीवीएस और रिस्पायरेटरी का, ठीक है ना। और ये वही सेम पैटर्न ही है कि हम बबल शीट के ऊपर ही ले रहे हैं। इसके अगर एमसीक्यूज डिस्कशन अगर हम करें तो पहला क्वेश्चन था कि अ 58 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन फॉर 45 मिनट। ठीक है, एक तो मायोकार्डियल इंफॉक्शन की जो सा है वो आपको पैटर्न दे रहा है कि एक सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन हो रहा है, रेडिएट कर रहा है लेफ्ट आर्म को। आपको जो आपका क्लू होता है वो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत सा होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपका ट्रायड पेंटार्ड वगैरह बनता जाता है कि यार ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी और इस चीज़ से जो सा है वो मुझे आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से जो सा वो क्वेश्चन आता है और यहीं से क्वेश्चन जो सा होता है ये बना हुआ है। ECG shows ST elevation in lead to 3 AVF which coronary artery is most likely occluded। दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहले तो ये याद रखें कि ये है कौन सा एमआई, इन्फीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, लेटरल वॉल है, पोस्टीरियर इन्फीरियर वॉल है। तो पहले तो आप ये रखें ना कि ये लीड्स किसको शो कर रही हैं। तो ये कौन सा है, इन्फीरियर वॉल एमआई, पहली बात। अब वो कह रहा है क्रोनरी आर्टरी कौन सी होती है, तो आपको पता है कि आपकी जो इन्फीरियर वॉल है उसको आपकी राइट क्रोनरी आर्टरी जो है RCA जो है सप्लाई कर रही होती है। तो ऑप्शन इज राइट क्रोनरी आर्टरी। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई। हर साल एक ना दोनों एग्जाम्स के अंदर एक एक क्वेश्चन इसके अंदर से लाजमी आता है, लीड के अंदर से। या लीड का पूछा जाता है या आपसे वॉल का पूछा जाता है या आपसे आर्टरी का पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आपको सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन लेफ्ट आर्म तक जो है वो रेडिएट कर रहा हो, जो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो सा होता है वो पैटर्न दे रहा हो, तो वो आपको क्या शो कर रहा होता है कि ये आपका एमआई हो रहा है। जब ईसीजी के साथ हम एसोसिएट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन एमआई इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ईसीजी। ठीक है, बाकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपकी आ जाती है, आपकी जो लाडा है जिसे हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कह रहे हैं, वो आपकी इंटीरियर वॉल एमआई के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। किसके अंदर, एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। और इसके अंदर लीड कौन सी होती है, V1 से V4। सी ऑप्शन आपका है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो आपका लेटरल वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल को भी सप्लाई करी हो, तो लेटरल वॉल ज़्यादा आपका सप्लाई करती है। अब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच जो होती है वो आपकी लेटरल ब्रांच है, इंफीरियर वॉल को जो होता है वो आपको सप्लाई वगैरह कर रही होती है। सो राइट ऑप्शन इज राइट कोरोनरी आर्टरी जो इन्फीरियर वॉल एमआई को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट वो कहता है 24 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ अ acute शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फर्स्ट पॉइंट। प्लूरेटिक चेस्ट पेन, सेकंड पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आफ्टर अ लॉन्ग पॉइंट, थर्ड पॉइंट। शी इज टैकीकार्डिक एंड माइल्डली hypoxic विच फाइंडिंग बेस्ट स्पोर्ट्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपको तीन चीज़ों को ट्रायड मिल गया, विच इज़ द क्लासिकल क्लू ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्लासिकल क्लू ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और ये कई बार क्वेश्चन आया कि सडन जो है वो आपको प्लूरेटिक चेस्ट पेन हुआ है लॉन्ग फ्लाइट के बाद। अब लॉन्ग फ्लाइट से क्या रिलेशन है, क्योंकि लॉन्ग फ्लाइट के अंदर आपको इमोबलाइजेशन जो है वो देखने को मिल रही होती है। बैठे बैठे आपको जो है डीवीटी का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। जब आपका डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो होता है जो क्लॉट होता है वो आपका लंग्स में जो होता है मोस्टली जो है वो ट्रैवल कर जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई जो पेशेंट होता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या प्लूरेटिक चेस्ट पेन की जो है वो आपसे शिकायत कर रहा होता है या उसके अंदर आपको जो है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, और माइल्ड हाइपोक्सिया वगैरह की जो है हिस्ट्री हो रही होती है। तो इसलिए लॉन्ग फ्लाइट, सडन चेस्ट पेन, प्लूरेटिक चेस्ट पेन ये आपका ट्रायड है। देन आपके जो क्लासिकल सिम्टम्स आ जाते हैं टैकीकार्डिया, माइल्ड हाइपोक्सिया, वो उसकी आगे, लेकिन ट्रायड के साथ आपने जो होता है वो आपने क्वेश्चन की तरफ जो है फॉलो ऑन करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहना है, सडन प्लूरेटिक पेन विद टैकीकार्डिया एंड क्लियर लंग्स, जो कि लॉन्ग फ्लाइट के जो है वो बाद हमें देखने को मिल रहा होता है। सो द राइट आंसर इज सडन प्लूरेटिक चेस्ट जो पेन विद टैकीकार्डिया एंड क्लियर लंग्स। ठीक हो गया, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अब इसके अंदर ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ किए हों प्लस फ्लाइट के अंदर हम हों या विद सडन डिस्पनिया, वो भी आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे काज कर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है विद प्लूरेटिक पेन है, वो भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे काज कर सकता है। प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम हो प्लस टैकीकार्डिया और नॉर्मल चेस्ट पेन हो, वो भी पल्मोनरी। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा वो कहता है डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज बायलेटरल वीज विद प्रोलॉन्ग्ड एस्पिरेशन, ये आपको पता है COPD अस्थमा के अंदर होता है। हाई फीवर विद प्रोडक्टिव कफ एंड फोकल क्रैकल जो होता है वो आप नमूनिया के अंदर देख रहे हैं। तो प्रोडक्टिव कफ आ गया, फीवर आ गया, तो इट मीन इन्फेक्शन की जो है हिस्ट्री आ रही है, साथ साथ क्या हो गया, पेशेंट को नमूनिया। ब्रैडिकार्डिया विद हाइपर कैपनी है, या आपका किसी भी किस्म का जो है वो क्लू नहीं बनता पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। थर्ड वो क्वेश्चन कहता है कि 72 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ एक्सर्शनल डिस्पनिया, हार्ट सिस्टोलिक मर्मर, heard best at night, upper sternal border radiating to the carotid. Which physical finding is most consistent with the diagnosis? ओल्ड वुमेन है, एक्सर्शनल डेस्पनिया है, हार्ट सिस्टोलिक मर्मर है, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लू,
वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, ब्रेटिन टूवर्ड्स द कैरोटिड। तो ये आपका प्योरली ऑर्टिक स्टीनोसिस पे कर रहा है। जब आपका ऑर्टिक स्टीनोसिस होती है, ऑर्टिक वॉल्व की स्टीनोसिस होती है, साथ से बात है ब्लड ने बैकवर्ड जाना होता है और वो आपके जो कैरोटिड की तरफ होते हैं उसका जो प्रेशर है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। और आपकी जो कैरोटिड होती हैं वो उसकी जो पल्स होती हैं वो स्लो और वीक हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम पेल्सिस पेरवस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर, सिस्टोलिक मर्मर रेडिएट टू द कैरोटिड एंड एक्सर्शनल सिम्टम आर द क्लासिकल क्लू ऑफ ऑर्टिक स्टीनोसिस। क्या होता है? ऑर्टिक स्टीनोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन सी, विच इज़ डिलेड डेमिनिश्ड कार्डिक अपस्ट्रोक, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कि सिंकोप, अंजाइना या डिस्पनिया विद कार्डिक कैरोटिड रेडिएशन हो, फिर भी जो सा तो वो आपको ऑर्टिक स्टेनोसिस की तरफ जो सा हम जा सकते हैं। बाकी पहला है वाइट पल्स प्रेशर, तो वो आपको पता है ऑर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर देखने को मिल रहा होता है। फिक्स्ड जो सेपरेटिंग ऑफ S2 है वो आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर देखने को मिल रहा जाता है, ASD के अंदर। और मशीनरी मर्मर आपको पता है PDA के अंदर होता है, विच इज़ अ क्लासिकल क्लू। फिर कहता है कि 19 ईयर ओल्ड विद अस्थमा हैज़ वर्सनिंग वीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विच मेडिकेशन प्रोवाइड द मोस्ट रैपिड रिलीफ ऑफ अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। एक्चुअल में आपसे वो अस्थमा की जो सा वो फार्माकोलॉजी जो सा वो पूछना चाह रहा है कि कौन से ऐसे जो एक्टिंग एगोनिस्ट हैं जो आपको अस्थमा से यानी कि एक्यूट अस्थमा से आपको रिलीफ मिले। देयर आर टू कंडीशन कि एक्यूट अस्थमा हो या लॉन्ग स्टैंडिंग जो सा वो अस्थमा हो, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको जो अस्थमा है वो आपका अगर शॉर्ट बीटा से नहीं ठीक हो रहा, फिर लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं, साथ स्टीरॉयड हमें ऐड करने पड़े, तो वो ट्रीटमेंट साथ के साथ होता है। अगर एक चीज़ से रिलीफ नहीं मिल रहा तो 2 चीज़ें ऐड करो, 2 से नहीं मिल रहा तो आप 3 चीज़ें जो है वो ऐड करो। तो अस्थमा की जो है वो फार्माकोलॉजी पूछना चाह रहा है कि कौन सा बेस्ट रिलीफ दे सकता है ब्रोंकोस्पाज्म से, अक्यूट अस्थमा के अटैक से। तो आपने याद रखना है कि आपकी जैसे मेडिसिन है एल्ब्यूट्रोल, साल्ब्यूटामोल, ये आपकी शॉर्ट एक्टिंग जो होता है बीटा 2 एगोनिस्ट होती हैं। तो शॉर्ट 2 एक्टिंग जो बीटा एगोनिस्ट हैं वो इसका राइट आंसर है, विच इज़ इनहेल शॉर्ट एक्टिंग 2। एक्यूट के अंदर हमेशा आपने शॉर्ट एक्टिंग देनी होती हैं, ठीक है, सल्ब्यूटामोल वगैरह, एल्ब्यूट्रोल। फिर उसके बाद मोंटिलोकास्ट वगैरह, ये जो हमारे मेडिसिन जो हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो मिल रही होती हैं, ठीक है। फिर वो जो सा वो ऐड करनी होती है साथ जो सा वो आपने दूसरी चीज़ें जो सा वो ऐड करनी होती हैं ड्रग्स के लिए, ठीक है। सो चाइल्ड विद वीज इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक्सरसाइज इंड्यूस इमीडिएट रिलीफ, ड्रग फॉर एक्यूट एक्जर्बेशन, ये तीनों चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। चाइल्ड विद वीज भी पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस भी पूछा जा सकता है, और ड्रग भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इनहेल कॉर्टिकॉइड्स के अंदर आपका अगर लॉन्ग टर्म कंट्रोल है उसके लिए दी जा सकती हैं। बाकी आपका ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जिसके अंदर हमें मेंटेनेंस या प्रोफ्लेक्सिस के अंदर जो है वो दे सकते हैं। बाकी फिर लॉन्ग एक्टिंग आ जाती है जिसके अंदर हमारी एक्यूट के अंदर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो हम दे सकते हैं। फिर आपका आ जाता है 64 ईयर ओल्ड मैन विद हार्ट फेलियर हैज़ लेग एडिमा एंड ऑर्थोपनिया, विच फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली डायरेक्टली ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की जो डायरेक्ट फाइंडिंग है उसमें क्वेश्चन किया गया कि आपकी जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है वो अमूमन किस वजह से हो सकता है। अब उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बतानी है आपने। सो हार्ट फेलियर का टॉपिक से क्वेश्चन आया और पूछा गया है कि फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फाइंडिंग इज पल्मोनरी क्रैकल्स। कैसे? जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है तो फेल हो जाता है तो आपके जो ब्लड है वो आपके लंग्स में बैकअप हो जाना स्टार्ट हो जाता है। जब लंग्स के अंदर बैकअप होता है पीछे की तरफ जाता है तो पल्मोनरी कंजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि पल्मोनरी कंजेशन हो रही है, मतलब आपके लंग्स के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई वी नीड टू हियर द वॉइस ऑफ क्रैकल्स, ठीक है। एंड आल्सो वी नीड द टेक द हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपनिया इन द पल्मोनरी कंजेशन। तो आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि लेफ्ट साइड जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसकी भी कॉमन जो फेलियर है उसका मोस्ट कॉमन जो वो होता है इफेक्ट होता है वो आपके लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है, राइट। तो इसलिए लेफ्ट साइड जो है अगर फेल हो जाए तो आपको लंग्स इफेक्ट होता है। और अगर राइट साइडेड फेल हो रही है, अगर राइट साइडेड जो है वो आपकी फेल हो रही है बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइडेड, तो आपकी राइट साइडेड के ऊपर आपकी वो वेनस कंजेशन आपको देखने को मिल रही होती है कि बैक ऑफ द जो ब्लड होता है इनटू द आपको हिपैटोमेगाली भी जो है वो देखने को मिल रही होती है। आपकी जो मतलब ऑर्गेनोमेगाली बेसिकली जो है वो देखने को मिल रही होती है बिकॉज ऑफ द बैक ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट फेलियर टू द इन्फीरियर वेना के बाद, ठीक है। हिपैटोमेगाली वही है कि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो आपको हिपैटोमेगाली देखने को मिलेगी। जगुलर वेनस डिस्टेंशन भी आपको राइट साइड, क्योंकि आपके जब बैक ऑफ द ब्लड होता है तो वो आपकी जगुलर वेन्स के अंदर ट्रैवल करता है और उसकी जो है डिस्टेंशन करवा देता है। इसके अलावा पेरिफेरल प्लीटिंग एडिमा भी आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर देखने दे ओनली वन थिंग इज पल्मोनरी क्रैकल्स इज अ लेफ्ट साइडेड। A 68-year-old smoker has chronic cough sputum production for years.
pulmonary function test show decrease FV1 over FVC which changes is most expected in COPD। यानी कि COPD के अंदर वो आपकी लंग्स की चेंजेस को मालूम करना चाह रहा है कि आपके COPD के अंदर आपके लंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा उसने उठाया हुआ है आपका COPD विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, COPD का आपने टॉपिक उठाया विच इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर आपकी हवा अंदर नहीं जा सकती, हवा क्यों, ऑब्स्ट्रक्शन है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर आपकी हवा अंदर चली जाती है, बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर आपकी हवा एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है ना, एयर जो सी है वो प्रॉपरली बाहर से जो सा होता है वो अंदर नहीं आ पा रही होती। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव के अंदर आपकी जो सा है वो जो हवा है जो जो कंडीशन होती है, एक मिनट, हेलो, अच्छा जी, ये हो गया स्टार्ट। अच्छा, हम कहाँ पे थे, COPD। अच्छा, तो COPD के अंदर आपने जो सा आता है वो आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एक COPD के अंदर आपकी जो हवा होती है वो अंदर आती है, लेकिन जो सा उसको एग्जिट करते हो यानी कि एक्सेल करते हुए आपको बहुत ज़्यादा जो सा वो मसला आ रहा होता है। ठीक है ना, क्यों, उसके अंदर जो एयरवेज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्टिव होती है उसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है लंग्स की कि वो एयर को ले, वो क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो देखने को मिल रही होती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर आपको क्रोनिक कफ की जो है वो हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकर के अंदर जो होता है वो आपकी मोस्ट कॉमन जो COPD के अंदर हिस्ट्री होती है वो स्मोकर की भी आपकी पाई जाती है। तो एयर जो होता है वो आपकी ट्रैप हो रही होती है, यानी कि एयर जो है वो प्रॉपरली आपकी बाहर नहीं निकल रही होती, एयर की जो है वो ट्रैपिंग हो रही होती है। पूछना क्या चाह रहा है कि COPD के अंदर क्या होगा कि आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे, रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है बेसिकली, आप जब कोई भी हवा अपनी बॉडी से एक्सेल करें, एक तो होता है टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, एक होता है टाइडल वॉल्यूम, ये हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं ना, नॉर्मल है, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है, एक्सेल इनहेल। अब एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब वो क्या, अब मैं हवा निकाल रहा हूँ, अब जो हवा निकालूंगा ना, ये जो जिस लास्ट पॉइंट तक मैंने अपनी एक्सेल की है हवा, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि आपकी नॉर्मल एक्सेल करने के बाद जितनी आपकी एक्सेल करने की सलाहियत है उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद भी आपकी जो आपका जो वॉल्यूम बच जाए ना उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम तक आपका हाथ नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब मुझे बताएं, पहली आपका जो वॉल्यूम है वो है, अब हवा अंदर आ रही है, उसके बाद वो हवा बाहर भी नहीं जा रही, गैस की एक्सचेंज भी नहीं हो रही बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो मुझे बताएं उसका रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो याद रखें कि आपने स्मोकर की जो से हिस्ट्री है वो सबसे पहले देखनी है, COPD के अंदर आपको देखने मिलती है। फिर उसके बाद क्रोनिक कफ और स्पूटम अगर आ जाए ना तो चुप करके आंख बंद करके, डिक्रीव FE1C वैसे ये रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर, आपने आंख बंद करके कहना चो साहब COPD का केस है। वो कहता है डिक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी आपकी रिस्ट्रिक्टिव के अंदर होती है, क्योंकि आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी हवा ही नहीं अंदर आ रही होती। ठीक है, उसकी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है। इंक्रीज डिफ्यूजन कैपेसिटी यानी DLCO जो आपका एम्फोसीमा के अंदर जो होता है वो आपका कम होता है। फिर आ जाता है आपका डिक्रीज कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का क्या मतलब होता है, गैसेस एक्सचेंज होना, आपकी बॉडी किस तरीके से जो गैस है उसकी डिफ्यूजन कर रही है, परफ्यूजन कर रही है, फिर उसके बाद जो है उसकी डिफ्यूजन करिए। और कॉम्प्लायंस होता है कि आपकी लंग्स के अंदर कितनी हवा जा रही है। मैंने आपको एक रॉन्ग कॉम्प्लायंस भी पढ़ाया था रेस्पिरेटरी के अंदर, जो कि एम्फोसीमा के अंदर हम देखते हैं, इसमें देखते हैं एम्फोसीमा, लेकिन ये कॉम्प्लायंस बड़ा ख़राब होता है क्योंकि एम्फोसीमा के अंदर हवा तो आ रही है, कंप्लायंस का मतलब है हवा का आना। मसला ये है कि इसके अंदर आपकी बुलाई फॉर्मेशन होती हैं, यानी कि आपके जो एयरवेज ऐसे हैं वो आपके एयरवेज ऐसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हवा यहाँ आके आपकी ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसमें बैरल शेप जो सा चेस्ट देखने को मिल रही होती है। ठीक है, 7 क्वेश्चन वो कहता है कि 40 ईयर ओल्ड मैन हैज़ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सडन पाल्पिटेशन। सडन पाल्पिटेशन याद रखें, सडन पाल्पिटेशन ECG के ऊपर आपको क्या, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया एट 180 मिनट दैट टर्मिनेट्स द कैरोटिड साइनस मसाज विच मोस्टली लाइकली रिदम मैकेनिज्म। यानी कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि आपकी जो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया और कैरोटिड मसाज है, अब उससे जो सा वो आपकी जो सा वो रुक गई, यानी कि आपसे सुप्रावेंटिकुलर जो प्रॉक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर जो टैकीकार्डिया है उसका क्वेश्चन जो सा वो किया जा रहा है कि एक तो सडन पाल्पिटेशन हो रही है, रेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा है, और कैरोटिड साइनस मसाज से वो टर्मिनेट हो रहा है। यानी कि ये आपकी जो AV नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया उसको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, AV नोडल
री एंट्री टैकीकार्डिया। और साथ वो कह रहा है कि आपका जो वैगल मैनुअर है उससे जो सा वो एवी नाइट की जो सी कंडक्शन है वो स्लो हो जाती है और जो एवी नोड डिपेंडेंट अरिथमिया है वो आपका रुक जाता है। ये नहीं कि उसने वैगल मैनुअर को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर आपको जो सा अरिथमिया वगैरह हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है और वो आपने मैनुअर दिया, मसाज वगैरह दिया तो आपका वो ठीक हो सकता है। और ये बहुत कम है, 5 मिनट तक अगर आप दें तो उसका टैकीकार्डिया मूवमेंट जो है वो ठीक हो जाता है। सडन स्टार्ट या स्टॉप ऑफ द सडन पाल्पिटेशन एंड नैरो क्यूआरएस एंड वैगल मैनुअर की अगर हिस्ट्री दी जाए तो इट इज़ अ केस ऑफ एवी नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। अब अगर कोई ड्रग अगर इसके अंदर दी जाए तो आपको क्या जो सुप्रामेनिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर दी जाती है तो वो आपकी क्या होती है, एडिनोसिन होती है, ठीक है ना। और मैकेनिज्म क्या होता है इसका, री एंट्री होती है। ट्रिगर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नोडल पाथवे जो है वो हम एवी नोडल जो पाथवे उसको हम देख सकते हैं। पहला वो कहता है वेंट्रिकुलर ऑटोनोमिसिटी फ्रॉम स्कार टिश्यू। अब ये आपका वाइड कम्प्लेक्स या वेंट्रिकुलर इश्यूज़ के अंदर होता है आपका वेंट्रिकुलर ऑटोमिसिटी, ठीक है। सेकंड जो सा होता है वो आपका इरेगुलर है, जो जो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है विद रैपिड वेंट्रिकुलर चेंज, जो आपका इरेगुलर होता है। फिर आ जाता है कंप्लीट एवी ब्लॉक विद जंक्शनल एस्केप, ये आपका जो ब्रेडी कार्ड जो अरिथमी है उसकी जो है पिक्चर शो कर रहा होता है। सो राइट ऑप्शन इज री एंट्री इन्वॉल्विंग द एवी नोड। क्या आपकी जो री एंट्री हुई है एवी नोड से तो उसको कंप्लीट नाम दिया जाता है एवी नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि 30 ईयर ओल्ड जो है वो आपके पास हैज़ फीवर है, कफ है, रस्ट कलर्ड स्पूटम, लोबार पैटर्न, फीवर प्लस कफ, क्लासिकल साइन ऑफ टिपिकल एनीमिया, टिपिकल नमोनिया, एनीमिया कह रहा था, नमोनिया। एक्सरे के ऊपर आपको लोबार कॉन्सल्टेशन, आपको लोबार से आपको आइडिया जानी चाहिए कि जो सा वो नमोनिया की बात हो रही है। सो इट इज़ अ टिपिकल नमोनिया इसके अंदर, ठीक है। बाकी दी ऑर्गेनिज्म वो पूछता है तो इसका क्या है, नमूने। म्यूकोप्लाज्मा निमोनिया वो एटिपिकल के अंदर होता है, बट इसके अंदर आपकी जो है वो ड्राई कफ आपको देखने को मिल रही होती है विद डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट म्यूकोप्लाज्मा निमोनिया के अंदर। लिगोनीला जो न्यूमोफीलिया है वो आपकी जेटी सिम्टम्स और हाइपोनेट्रीमिया को शो कर रहा होता है। और सोडोमोनास आर्गोनोजा है वो आपका हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। लॉन्ग स्टैंडिंग 56 ईयर ओल्ड मैन विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन विद कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि हाइपरटेंशन प्लस कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और प्रेशर ओवरलोड, क्लासिकल साइन ऑफ कार्डियक हाइपरट्रॉफी। तो इसके अंदर क्या होगा, कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो रही है तो आपका इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ की हाइपरट्रॉफी है तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, हाइपरटेंशन के अंदर जो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो बाहर निकलने के लिए ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको अच्छे से पता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज प्रीलोड, डिक्रीज आफ्टर लोड, क्योंकि आफ्टर लोड आपकी रेजिस्टेंट को कर रहा होता है, आफ्टर लोड आपके रेजिस्टेंट को शो कर रहा होता है, बाहर नहीं जाने दे रहा होता है। तो इसलिए वो कहता है विच हेमोडायनामिक चेंजेस मोस्ट डायरेक्टली प्रमोट्स कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, कि वो आपके जो दिल का साइज है वो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आगे रोक के रखी है। तो आपने ऑप्शंस में से देखना है, तो आपने देखना है कि आपका आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके आफ्टर लोड बढ़ने से होता है, ठीक है। बाकी अगर इंक्रीज प्री लोड है तो इससे तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी है तो आपका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन को जो है वो शो कर रहा होता है। फिर आगे आ जाता है आपका अ पेशेंट डेवलप एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर सेप्सिस, चेस्ट एक्सरे जो होता है उसके अंदर आपको क्या शो हो रहा है, बायलेटरल ओपेसिटीज़, यानी कि आपको सेप्सिस की हिस्ट्री दी जाए, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट की हिस्ट्री दी जाए, और नॉर्मल आपका है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये नॉर्मल है। सो विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन दिस कंडीशन, यानी कि सेप्सिस के बाद की कंडीशन आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपका, सेप्सिस के बाद, ठीक है। वो एक मीम नहीं है कि मालिक अंडा मांग रहा है, तो मैं भी उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सेप्सिस के बाद की जो सा वो कंडीशन जो सा आपसे पूछना चाह रहा है। सो इट इज़ बेसिकली ARDS, ठीक है। तो ARDS के अंदर जो सा होता है वो आपसे आपकी जो एल्वोलाई कैपिलरी परमेबिलिटी है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज एल्वोलाई कैपिलरी परमेबिलिटी। अब सेप्सिस के बाद आपका जो अक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या बायलेटरल ओपेसिटीज़ है या नॉर्मल वेज प्रेशर है, ये सारा जो सा वो ARDS का जो सा पैटर्न होता है। तो इसके अंदर आपको जो एल्वोलरी कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परमेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है, और जो फ्लूइड लंग्स हैं उसके अंदर आपको प्रोटीन रिच फ्लूइड जो होता है वो देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे वो कहता है 63 ईयर ओल्ड मैन विद AFib इज स्टार्टेड ऑन वारफरिन, विच लैब टेस्ट इज़ यूज टू मोनीटर थेरेपी, यानी कि आपसे वारफरिन की जो सा वो मॉनिटरिंग पूछ रहा है। आपको पता है कि वारफरिन के अंदर आपने INR चेक करना होता है। वारफरिन आपका क्या है, एंटी
कोगुलेंट। तो आपको पता है वारफरिन की जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं वारफरिन के? 2, 7, 9 एंड 10, ठीक है। तो वारफरिन है वो आपके जो फैक्टर्स हैं इनको जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और उसको मॉनिटर करने के लिए, सॉरी फैक्टर का मैंने वो मिस यूज़ किया है इस तरीके से कि वो वारफरिन के फैक्टर यानी कि ये फैक्टरों को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो है तो आपने मॉनिटर करने के लिए PTI INR जो है वो यूज़ करना होता है इसके अंदर। सो द मोस्ट ऑप्शन इज़ INR, ठीक है ना। तो वारफरिन इज इक्वल टू INR, वारफरिन इज इक्वल टू INR, हेपारिन इज इक्वल टू APTT, ये याद रख लेना। फिर आपका आ जाता है कि वो कहता है 27 ईयर ओल्ड हैड सडन यूनिलेटरल प्लूरेटिक पेन एंड डिस्पनिया, ठीक है। एग्जाम शोज हाइपर रेजोनेंस एंड डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ऑन द राइट, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सडन यूनिलेटरल हाइपर रेजोनेंस यानी कि एयर आ चुकी है और ब्रेथ साउंड जो से वो आपके रिड्यूस हो चुके हैं, सो इट इज़ अ क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स। और तरफ जाने ही नहीं है, बट न्यूमोथोरैक्स एयर आ गया, एयर का लफ्ज़ आ गया विद हाइपर रेजोनेंस है तो अपने न्यूमोथोरैक्स की तरफ जो है चले जाना है। प्लूरल, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। प्लूरल एफ्यूजन के अंदर आपको क्या होता है? स्टोनी डल परक्यूजन, स्टोनी डल, प्लीज़ आप इस लफ्ज़ को याद रखें, स्टोनी डल परक्यूजन, स्टोनी डल परक्यूजन। पल्मोनरी एडिमा के अंदर आपको क्या होता है? बाइलेटरल क्रैक्स, बाई एडिमा है तो क्या है? क्रैकल्स जो से, क्रैक्स जो से वो आपको सुनाई देंगे। अगर आपने हाउस जॉब की हुई तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। एटलेक्टेसिस फ्रॉम द म्यूकस प्लग्स का क्या मतलब है? यानी कि डलनेस होता है, उसके अंदर कोई हाइपर रेजोनेंस नहीं होती। और लंग्स भी ऐसे ऐसे आपको नजर आ रहा होता है, चेस्ट एक्सरे है तो उसके ऊपर ऐसे नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल सीधा की तरह। और जो फ्यूजन होती है उसकी ऐसी हिस्ट्री होती है, यहाँ से खाली होता है और ऐसे लंग्स आपको ऊपर से ऐसे नजर आ रहा होता है, यूँ होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 13 क्वेश्चन इज कि 55 ईयर ओल्ड मैन हैज़ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। डायस्टोलिक मर्मर है, क्या है? डीक्रेसेंडो डायस्टोलिक मर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि बाउंडिंग पल्स क्या है और कहाँ है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ये तीन चीज़ें आपने अगर आपको पता है तो आप एक, मुझे लगता है 5 सेकंड के अंदर MCQ हल कर लोगे। तो इसका जवाब क्या है किस चीज़ का क्वेश्चन आपका? ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। किसका है? ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। और ऑर्टिक रिगर्जिटेशन में हमें वाइड पल्स प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा होता है। क्या होता है? वाइड स्प्लिटिंग जो है तो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। नैरो पल्स प्रेशर जो होता है वो आपका अपोजिट होता है। और फिक्स्ड स्प्लिट S2 जो होता है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर होता है। और लाउड P2 आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर दिखता है। 14th क्वेश्चन है कि पेशेंट है विद क्रोनिक कफ है, मॉर्निंग पीक फ्लो दैट इम्प्रूव्स सिग्निफिकेंटली आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, विच डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली? यानी से आपसे आपकी ऐसी डिजीज़ जो ब्रोंकोडायलेटर देने से ठीक हो जाए वो कौन सी होती है? COPD तो रिवर्सिबल, क्या कहते हैं, रिवर्सिबल नहीं होती, तो ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कौन सी है? एस्थमा। सो द राइट ऑप्शन इज एस्थमा, सिंपल। रिवर्सिबल एयर डिजीज़ का आपसे पूछ रहे हैं। नाइट्स जो सा वो कफ या नाइट सिम्टम्स में रात को ज़्यादा होना, ये भी दे सकता है। IPF जो होता है, जो फाइब्रोसिस है, तो उसमें तो आपको रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटरी कोई रिस्पॉन्सिव नहीं होती, इसका कोई बनता ही नहीं है। और सार्कोइडोसिस कोई रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो नहीं होती। फिर आ जाता है 70 ईयर ओल्ड वुमन हैज़ सडन वीकनेस ऑफ द राइट आर्म and expressive aphasia. She has atrial fibrillation and is not anticoagulated. What is most likely cause of stroke? अब इसके अंदर क्या होता है कि आपसे AFib और स्ट्रोक के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन की कम्प्लिकेशन पूछी जा रही है। यानी कि पेशेंट है उसको AFib है, यानी कि AFib उसका है और वो किसी किस्म के एंटीकोगुलेशन यूज़ नहीं कर रहा और उसको सडन जो है फोकल न्यूरल डिफेक्ट जो है तो आपको शो हो रहा है, जो है वो डेफिसिट जो है वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही होती है? सो द राइट आंसर इज कार्डियो एम्बोलिक थ्रोम्बोसिस फ्रॉम द राइट एट्रियम, कार्डियक एम्बोलिक थ्रोम्बोसिस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। क्यों? एक तो AFib प्रेजेंट है। जब भी बेस्ट स्ट्रोक की जो प्रिवेंशन की बात की जाए ना वो AFib के अंदर, तो आपने याद रखने कि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट जो है वो देनी होती है। यहाँ पे वो किसी किस्म की भी एंटीकोगुलेंट यूज़ नहीं कर रहा, सारी बात है वो क्लॉट फॉर्मेशन तो होगी, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ एम्बुलेंस इन AFib इज लेफ्ट एट्रियम, क्लियर। इसके अलावा आपका आ जाता है ल्यूनर इन्फार्क्ट फ्रॉम द लिपोहाइलिनोसिस, यानी कि आपका क्रोनिक हाइपरटेंशन या स्मॉल वेसल डिजीज़ को शो कर रहा होता है। वाटर शेड फ्रॉम हाइपोटेंशन, वही जो एरियाज़ होते हैं वो, और बाकी हेमरेज फ्रॉम द रैप्चर्ड बैरी एनोरिज्म, हेमरेजिक जो है पिक्चर या सब आर्कनाइड हेमरेज की जो है वो आपको शो कर रहा होता है। तो राइट ऑप्शन है कार्डियो एम्बोलिक थ्रोम्बोसिस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
52-year-old with COPD has chronically elevated carbon dioxide. Which renal compensation is expected in chronic respiratory acidosis? साफ सारी बात है, आपसे एसिड बेस की कंपोजिशन जो है वो पूछ रहा है, तो अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो पूछ रही है, तो आपने क्रोनिक COPD की कंडीशन देखनी है, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, और पूछ रहा है रीनल कंपनसेशन, तो आपने बताना है कि जो बाइकार्बोनेट है वो इसके साथ कंपनसेट करेगा, तो हमने बताना है कि इंक्रीज बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन एंड न्यू HCO3 जनरेशन। सारी बात है, जब आपका एसिड बढ़ रहा है तो आपके जो बेस है वो उसको जो सब बढ़ के जो एसिड बेस है वो कंपनसेट करेगा। सो एसिड एंड बेस कंपनसेशन, ठीक है, तो आपका बेस उसके साथ कंपनसेट करेगा, बाकी जो सा ऑप्शन है वो गलत है। चेस्ट पेन, 22-year-old हैज़ एपिसोडिक चेस्ट पेन एट रेस्ट, यंग पेशेंट है, रेस्ट के ऊपर भी पेन हो रहा है, इसके अलावा इसी जगह के ऊपर ट्रांजिएंट ST एलिवेशन शो हो रही है, दैट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, कोरोनरी एंजियोग्राफी रिलेटेड इज नॉर्मल, विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन इन दिस एपिसोड। क्लासिकली जो पूछा जा रहा है ये टॉपिक वो है आपका पेरिन्ज़मेटल एंजाइना। एंजाइना से जो सा वो उसने टॉपिक लिया चेस्ट पेन, ट्रियो याद रखें, चेस्ट पेन एट रेस्ट, ट्रांजिएंट ST एलिवेशन और नॉर्मल एंजियोग्राफी। तो क्रोनरी वैजोस्पाज्म को जो सा वो आपका जिक्र हो रहा है इसका, विच इज़ क्रोनरी वैजोस्पाज्म, ठीक है। इसको हम वैजोस्पास्टिक एंजाइना भी हम कहते हैं, जिसके अंदर जो वेसल्स होती है वो टेम्परेरी तौर पे स्पाज्म होती है। MI के अंदर याद रखें, जहाँ ST एलिवेशन होती है, MI के अंदर टेम्परेरी नहीं होती, ठीक है, वो पूरा एक थ्रम्बस फॉर्मेशन बन जाती है, पूरा वो वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसके अंदर आपका टेम्परेरी जो स्पाज्म होता है वो होता है, परमानेंट जो सा ब्लॉकेज नहीं होता। इसलिए हमें नॉर्मल एंजियोग्राफी के ऊपर बाद में जब हम मेडिसिन वगैरह दे देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, जब हम दे देते हैं, या आप स्मोकिंग वगैरह इंसान, याद रखें दिल का कोई भी मसला हो, अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है ना, उसको पहले कार्सिनोजेंस को छोड़ना पड़ेगा, अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा, कोकेन को छोड़ना पड़ेगा, जो भी चीज़ यूज़ करे उसको छोड़ना पड़ेगा, देन वी हैव टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट। फिर वो कहता है पेशेंट इज़ हाइपोक्सीमिक, यानी कि हाइपोक्सिक मैकेनिज्म से उसने बात स्टार्ट किया। आफ्टर रिसीविंग 100% ऑक्सीजन रेज ओनली मिनिमली, द पैटर्न मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट विच मैकेनिज्म एट हाइपोक्सीमिया। वो ये कह रहा है कि आपका 100% ऑक्सीजन देने के बावजूद भी आपकी जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा नहीं हुई, आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं हुई, हाइपोक्सीमिया शो हो रहा है। अगर पेशेंट को आप 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर आपको इंप्रूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो एल्वोलाई हैं वो जो ब्लड है वो वेंटिलेटेड एल्वोलाई से जो है वो बाईपास कर रहा है, यानी कि आपको राइट टू लेफ्ट शंट जो होता है वो होना स्टार्ट हो रहा है, कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो आपकी पूरी नहीं हो रही, ठीक है। आपका व्यूअर क्यू जो है वो मिसमैच जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है शंट के साथ। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो ऑप्शन है आपका क्या है, आपका राइट टू लेफ्ट शंट। अब आप एल्वोलर हाइपोवेंटिलेशन को सुने कि एल्वोलर हाइपोवेंटिलेशन है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर एल्वोलर हाइपोवेंटिलेशन है तो एल्वोलाई को तो ऑक्सीजन की नीड है, तो जब ऑक्सीजन आएगी, और एक और बात भी याद रख लें, आपका लंग्स वाहिद ऐसा है जो आपकी कोई और पूरी बॉडी के अंदर वैजो डायलेशन हो रही हो, ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है उस जगह की। अगर हाइपोवेंटिलेटेड एल्वोलाई है ना, तो लंग्स कभी भी याद रख लें, रिमेंबर, आपके लंग्स कभी भी हाइपोवेंटिलेटेड एल्वोलाई को सपोर्ट नहीं करते। पूरी बॉडी अपने ऑर्गन्स को हाइपोवेंटिलेशन में सपोर्ट करती है, लेकिन लंग्स अपने एल्वोलाई को नहीं मरते, वो अपने फौजी को मरने देते हैं। वो कहते हैं ये मर जाए, लेकिन इसकी जगह जो हाइपर वेंटिलेटेड एल्वोलाई है उस तक ऑक्सीजन पहुंचाएं, ताकि वो अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसको दे दो अपॉर्चुनिटी। ये बात याद रखें। इसीलिए एल्वोलाई हाइपोवेंटिलेशन में ऑक्सीजन अच्छा काम कर रही होती है। डिफ्यूजन लिमिटेशन ओनली उसके अंदर जो है वो इंप्रूव हो रही होती है। लो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन एट एल्टीट्यूड, उसमें भी ऑक्सीजन से इंप्रूव हो रहा होता है। राइट टू लेफ्ट शंट जब हो रहा होता है आपका ब्लड, उसमें जो सब ऑक्सीजन जब मिक्सअप हो रही होती है तो हमारी बॉडी के अंदर रेज नहीं हो रही होती। कहता है 35-year-old हैड एक्सर्शनल डिस्पनिया, मतलब अब सामने से अगर वो कहें कि सामने से अगर आपको बता दिया जाए कि एक्सर्शनल डिस्पनिया विद लाउड P2, मतलब एक ही जहन में आता है, विच इज़ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लासिकल ऑफ पल्मोनरी आर्टीरियल स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी, यानी कि इको क्या करिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सिंपल दो चीज़ें आपने याद रही। आप अगर ये भी पूछा जाता तो आपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन बताया था, विच इज़ एक्सेशनल डिस्पनिया, यानी कि क्रोनिक हाइपोक्सिया के अंदर जो पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन जो होता है वो करवा रही होती है, यानी कि आपके लंग्स। तो उसके वक्त जो होता है साथ साथ आपकी जो पल्मोनरी आर्टियोल्स हैं वो जो होता है वो डायलेट जो वो होती रहती हैं, यानी कि स्मूथ वेसल्स की जो है वो आपको हाइपरट्रॉफी रिमॉडलिंग जो है वो देखने को मिल रही होती है, जिसकी वजह से हाइपर पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रोग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ मोस्टली पल्मोनरी हाइपरटेंशन पैथोफिजियोलॉजी क्वेश्चन। विच वैस्कुलर चेंजेस मोस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेसिव पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन क्रोनिक हाइपोक्सिक लंग डिजीज। तो आपने बताना इट इज़ अ पल्मोनरी आर्टीरियल स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी। पल्मोनरी वेनस डायलेशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। एल्वुलर हेमरेज विद हेमोसिड्रिन जो है वो अनरिलेट है, इसके अंदर किसी किस्म की भी एल्वुलर हेमरेज या हेमोसिड्रिन पाथवे जो है उसको डिस्कस नहीं किया हुआ, ठीक है ना। सो पल्मोनरी आर्टीरियल स्मूथ मसल जो है आपको हाइपरट्रॉफी शो हो होती है इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है।
बार बार होने की वजह से। 45-year-old have fever, cough, pleuritic chest pain. X-ray shows blunting of costophrenic angle. Thoracentesis reveals pleural fluid is high and LDH is high. What is the best interpretation? तो आपने बताना it is a exudative effusion. Exudative effusion. क्यों? हाई प्रोटीन और हाई LDH लेवल जो है वो जो प्लूरल फ्लूइड है उसका यानी कि जो LDL वाली जो प्लूरल फ्लूइड एक्सुडेट है उसकी होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी की जो है वो तरफ जा रही होती है। फीवर प्लस प्लूरेटिक पेन, साथ साथ ब्लंटेड कोस्टोफ्रेंजियल एंगल और थ्रैकोसेंटेसिस विद हाई प्रोटीन और हाई LDH इज अ क्लासिकल क्लू ऑफ ऑक्सुडेट या प्लूरल एफ्यूजन को जो है वो शो कर रहा होता है। और उसके अंदर वो पूछ रहा है कि इंटरप्रिटेशन कौन सी होती है, तो आपने बताना है एक्सुडेट। ट्रांसुडेट में अंदर याद रखें, ट्रांसुडेट के अंदर आपका लो LDH प्रोटीन या LDH होता है। क्या होता है? लो प्रोटीन और LDH होता है। हाई LDH जहाँ पे भी आ जाए याद रखें और हाई प्रोटीन आ जाए तो आपने याद रखना इट इज़ अ एक्सुडेट पैटर्न, नॉट अ ट्रांसुडेट पैटर्न। ठीक है। और काइलोथेरैक्स के अंदर भी आपका मिल्की और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो आपका हाई होता है। हीमोथेरैक्स के अंदर आपको ब्लड जो शो हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि 60-year-old on ACE inhibitor develop a persistent dry cough, which mediator is most responsible? क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ड्रग एडवर्स इफेक्ट किसका? ACE इनहिबिटर का। ACE इनहिबिटर ड्राई कफ कैसे करवा रही होती है? बिकॉज ऑफ इट इंक्रीज ब्रैडिकाइनिन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्राई कफ का ये मैक्सिमम बार भी क्वेश्चन आ चुका है कि ACE इनहिबिटर जो है कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपको ड्राई कफ करवा रही होती है, तो वो ACE इनहिबिटर्स होते हैं। ACE जो होता है वो जो एंजाइम है वो नॉर्मली ब्रैडिकाइनिन को जो है वो ब्रेक कर रही होती है। तो जब आपकी ब्रैडिकाइनिन जो होता है वो ACE इनहिबिटर से जो आपकी ब्रेडिन है वो आपकी कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ड्राई कफ और एंजियोडीमा जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर वो कहता है 28-year-old हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ABG shows normal carbon dioxide and oxygen and low oxygen. Which physiological changes most increase the AA graded in many lung disease? V over Q मिसमैच जो सा होता है इसके अंदर जो सा वो हमने देखना होता है। आपका जो V over Q है मिसमैच वो आपने देखना होता है, यानी कि आपका जो A ग्रेडियंट है वो किससे जो सा वो बड़ा होता है। तो जितनी भी ये जो लंग डिजीज़ होती है उसके अंदर जो V over Q मिसमैच होता है, यानी कि कुछ एल्वोलाई जो होते हैं वेंटिलेटेड होते हैं, कुछ जो सा वो परफ्यूज होते हैं। तो ये जो परफ्यूजन मिसमैच होते हैं ना, क्या कहते हैं इसके अंदर V over Q के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो A ग्रेडियंट देखा जाता है। अगर एल्वुलरी हाइपोवेंटिलेशन की बात की जाए तो इसके अंदर A जो है वो नॉर्मल होता है। लो इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है तो उसके अंदर आपका A आपका नॉर्मल होगा। हेमोग्लोबिन अगर इंक्रीज़ हो गया तो उसके अंदर A जो ग्रेडियंट है उसका किसी किस्म का रोल नहीं होता। V over Q जो है वो मिसमैच है वो आपका A ग्रेडियंट को जो है वो उससे जो है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, A ग्रेडियंट। इसकी पूरी रेस्पो के अंदर मैंने इसको डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब 50-year-old हैव एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हैज चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो रहा है, यानी कि पेरिकार्डियल डिजीज़ की तरफ जा रहा है पेशेंट। ECG सो डिफ्यूज एस्ट एलिवेशन, विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कंसर्निंग ऑफ लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप। देखिए पेरिकार्डियल डिजीज़ की तरफ जा रहा है और जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से जो फ्लूइड है वो हार्ट के अंदर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी कि हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जो फीलिंग है वो रुक जाती है। ठीक है ना। और एक कॉमन सी चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है विच इज़ कार्डियक टेम्पोनाट, मफल्ड हार्ट साउंड, वेरी कॉमन। मफल्ड हार्ट साउंड कहाँ पे देखते हैं? जब आपको फ्लूइड जो है वो बढ़ रहा हो। डिफ्यूज एस्ट एलिवेशन जो होता है ये आपका पेरिकार्डाइटिस की हिस्ट्री होती है, पेरिकार्डाइटिस। तो मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर आपको पेरिकार्डाइटिस की जो है वो डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं दी जाती। ठीक है ना। और आर्टरी डायसेक्शन की भी सेपरेट पैथोलॉजी होती है, उसके अंदर BP वगैरह का होता है। और बाकी वो कहता है 61-year-old विद अनस्टेबल एंजाइना इज गिविंग अ ड्रग दैट डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बाय लोअर हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, विच क्लास बेस्ट फिट? कहने वो कहता है कि आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो रही है बाय लोअरिंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि आपके एंटी जो एंजाइनल जो ड्रग्स होते हैं उनसे वो रिलेट कर रहा है कि कौन सी ऐसी जो ड्रग है वो फिट होती है। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हार्ट रेट जो है वो दोनों को कम कर रही होती है, जिससे आपकी जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो आपकी कम हो रही होती है। तो उसके अंदर हम जो से बीटा ब्लॉकर जो है वो दे रहे होते हैं उनसे कम होती है। नाइट्रेट जो होता है वो आपका प्रीलोड को जो है वो कम कर रहा होता है, मगर आपकी जो हार्ट रेट होती है उसके ऊपर इतना वो असर नहीं होता। दैट्स वाई जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्पेसिफिकली हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में पूछा गया, तो आपने बीटा ब्लॉकर्स को बताना होता है। बाकी कैल्शियम चैनल डाइहाइड्रोपेरिडोन जो होते हैं वो आपको वेजोडाइलेशन का काम कर रहे होते हैं। हार्ट रेट जो है वो उसका क्लासिकल सिम्टम वो नहीं आता। बाकी अल्फा वन एगोनिस्ट है वो आपको बढ़ा रहा होता है। ठीक है, एक मिनट मुझे कॉल आ रही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-year-old है स्ट्राइडर बार्किंग कफ, मुझे लगता है यहीं पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ क्रॉप। ठीक है,
तो हॉर्सिनेस आफ्टर वायरलनेस ये सारी क्रॉप के होते हैं। एपिग्लोटाइटिस के अंदर ऐसी वो नहीं होती, इसके अंदर जो है वो ड्रॉलिंग और टॉक्सिक चाइल्ड होता है। ट्राइपॉड पोजीशन के अंदर जो प्रेजेंट होता है। ब्रोंकोलाइटिस के अंदर वीज होता है और बैक्टीरिया ट्रैकाइटिस के अंदर टॉक्सिक अपीयरेंस होती है। 47-year-old has hyperlipidemia and statin as statin, okay, which is primary mechanism of LDL reduction. लिपिड लोअरिंग ड्रग्स जो होता है वो इसमें पूछा जाता है और वो बात कर रहा है कि आपकी जो स्टेटिन है वो एलडीएल जो है वो कैसे कम करता है, यानी जो स्टेटिन ड्रग्स हैं वो फिजियोलॉजी पूछ रहा है कि कैसे होता है। तो आपके सामने क्या अप रेगुलेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर ड्यू टू डिक्रीज हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, यानी कि जो स्टैटिन्स हैं वो आपके HMG को ए रिडक्टेज को जो है वो इनिबिट कर रहा होता है, जिससे लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम होती है और जो लीवर है वो ज़्यादा एलडीएल रिसेप्टर जो है वो बना रहा होता है ताकि ब्लड के अंदर एलडीएल जो है ज़्यादा पिक कर सके। नेक्स्ट इज 34-year-old has recurrent sinus infection and bronchiectasis. He is infertile with low sperm motility. Which defect is most likely? यानी कि आपसे प्रोटीन के बारे में पूछना चाह रहा है कि एक तो रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन है, ब्रोंकियोक्टेसिस है, इनफर्टाइल है और लो स्पर्म मोटिलिटी है। ये आपको आपने पहले पेज के CVS के पहले एम्ब्रियोलॉजी के पेज के ऊपर एक डिजीज़ पढ़ी है विच इज़ कार्टर जेनर सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेजिया। अब देखें कितना मुश्किल है। चलो इनफर्टिलिटी की समझ आ जाती है साइनस इन्फेक्शन की, लेकिन ये जो दो कंडीशन दी हुई हैं ये तो इट इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ डिफेक्टिव डेनिन आर्म्स। ठीक है, जब आपकी जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है वो ख़राब होती है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी, उसके अंदर आपके लो स्पर्म मोटिलिटी बिकॉज ऑफ सिलरी या फिर जो डिस्फंक्शन होता है वो ना स्टार्ट हो जाता है। तो डेनिन आर्म डिफेक्ट के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही होती है विच इज़ कार्टर जेनर ट्रायड। फिर आपका आ जाता है 59-year-old हैज़ acute onset severe tearing chest pain, pleurotic sudden pleurotic chest pain, tearing chest pain radiating towards the back। ये सारी चीज़ें जो सब आपने देखनी है, radiating to the back, BP is different in both, and which diagnosis is most likely? अभी भी मैंने आपको बताया which is aortic dissection, very common and very important as well। बाकी पेरिकार्डाइटिस के अंदर आपको पोजिशनल चेंज जो है वो चेस्ट पेन जो है वो देखने होती है कि लीनिंग फॉरवर्ड के साथ जो है वो ठीक हो जाता है। स्टेबल एंजाइना के अंदर आपको एक्सेशनल हो रही होती है, कोई टेयरिंग पेन नहीं होती है, एक्सेशनल होती है स्टेबल एंजाइना के अंदर। टेंशन न्यूमोथोरैक्स का तो वही है कि हाइपोरेजोनेंस आपको साउंड सुनाई दे, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, हाइपोटेंशन हो, ट्रैकियल डेविएशन हो। 60-year-old हैज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पिंकी फॉर्थी स्पूटम, विच लंग्स फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली। एक मिनट में कॉल ले लो। अच्छा, तो इसके अंदर वो कहता है कि कंजेस्टेड हार्ट फेलियर और पिंकी फॉर्थम ये आपकी कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की तरफ जो है वो शो कर रहा है कि आपको जो कंजेस्टेड हार्ट फेलियर होते हैं उसके अंदर आपको जो लेफ्ट साइड प्रेशर होता है वो बढ़ने से आपको जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो आपका हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो क्या कर जाता है, आपका लीक कर जाता है। और जब लीक होता है तो उसकी वजह से आपको पिंकी फॉर्थम स्पूटम जो है वो नज़र आ रहा होता है या पल्मोनरी एडिमा। तो अगर पेशेंट के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की हिस्ट्री हो, साथ डिस्पनिया हो और पिंकी फॉर्थी स्पूटम हो तो आपने उसको कार्डियोपल्मोनरी एडिमा की तरफ जाना है, जिसके अंदर आपके जो ट्रांसोडेट पल्मोनरी एडिमा होता है जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक जो है आपका बढ़ जाता है, क्योंकि सारी बात है उसने हार्ट फेलियर की हिस्ट्री दी है तो एडिमा की तरफ जो पेशेंट है वो जाएगा। सिजेटिंग ग्रैनुलोमाटोसिस ग्रानुलोमास क्या होते हैं आपके TB के अंदर होते हैं, ठीक है ना। और अपर लोब ब्रोंकाइटिस विद फॉल्स स्पूटम जो होता है आपको क्रोनिक इन्फेक्शन जो है शो कर रहा होता है विच इज़ अपर लोब ब्रोंकाइटिस। और एक्सुडेट एफ्यूजन फ्रॉम द मैलिग्नेंसी उसका जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म होता है एज कम्पेयर टू द congestive pulmonary edema. Last question, which is very important and my favorite topic, is hukam. Patient has syncope, systolic murmur increase with standing and valsalva. Which diagnosis is best consistent? तो आपका क्या hypertrophic obstructive cardiomyopathy, ठीक है, कि आपकी जो ऑटिक स्टेनोसिस होता है उसके अंदर आपको एक्सटर्नल सिंकोप देखने को मिल रहा होता है, जो मरमर होता है वल्सल्वा जो सब यूजली कम काम कर रहा होता है, मिटल स्टेनोसिस के अंदर डायस्टोलिक होता है और PDA के अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली मरमर होता है। थैंक यू।